वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। उसकी अर्थव्यवस्था एक प्रकार की निर्वाहमूलक अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः पशुचारण था। कृषि की भूमिका अपेक्षाकृत द्वितीयक थी। इस काल में पशुचारण को इतना महत्व दिया जाता था कि जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों को गाय से जोड़ दिया गया था। उदाहरण के लिए, राजा के लिए गोप, समय की माप के लिए गोधुली इत्यादि। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में कृषि को विशेष महत्व प्राप्त नहीं होने की वजह से सीमित कृषि अधिशेष की स्थिति थी। इस वजह से अर्थव्यवस्था में शिल्प एवं व्यापार की भूमिका भी सीमित थी। शिल्प के रूप में तांबे अथवा कांसे का प्रयोग होता था, जिसे अयस्क कहा जाता था। व्यापारी के रूप में एक पनी नामक व्यापारी की चर्चा मिलती है जो गैर आर्य थे। इस काल में नियमित मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था और मुद्रा के रूप में हमें निष्क एवं शतमान का विवरण मिलता है। निष्क संभवतः आभूषण होता था और शतमान 100 गायों की संख्या बताता था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी क्योंकि ऋग्वेद में नगर शब्द की चर्चा नहीं मिलती। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बढ़ गया था। जहां ऋग्वेद में फसल के रूप में केवल यव जौ का विवरण मिलता है, वहीं उत्तर वैदिक काल में गोधूम, गेहूं एवं व्रीहि चावल का भी विवरण प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल में भी शिल्प एवं व्यापार का सीमित विकास देखा गया। इस काल के ग्रंथों में व्यापारियों की अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। व्यापार में ब्याज पर धन देने कुसीदिन का भी प्रचलन था। फिर भी अभी नियमित सिक्के का प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। यद्यपि मुद्रा के रूप में एक नई मुद्रा कृष्णल का विवरण मिलता है, जो निष्क और शतमान के अतिरिक्त है। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही बनी रही, यद्यपि तैत्तिरीय आरण्यक नामक ग्रंथ में नगर शब्द की चर्चा मिलती है। इस प्रकार उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था में वैदिक काल की तुलना में ठोस परिवर्तन देखने को मिलता है। बुद्ध काल 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन देखा गया। मध्य दोआब क्षेत्र में जंगलों की सफाई हुई तथा कृषि का प्रसार हुआ। गेहूं की तुलना में चावल की उपज अधिक थी। फिर इस काल में लोहे के उपकरणों का प्रयोग कृषि में होने लगा था। वैसे तो उत्तर वैदिक काल में भी लोहे का प्रचलन शुरू हो गया था और उसे शामायस अथवा कृष्णयस कहा जाता था, परंतु उसका उपयोग मुख्यतः युद्ध उपकरण के रूप में हुआ था। कृषि अधिशेष ने शिल्प एवं कारीगरी के विकास को प्रोत्साहन दिया। इससे व्यापार के विकास को भी प्रोत्साहन मिला। पहली बार इस काल में नियमित मुद्रा के रूप में आहत सिक्कों पंचमाल सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। आहत मुद्राएं अधिकतर चांदी की होती थीं, किंतु चांदी, तांबे, मिश्रित मुद्राएं और केवल तांबे की मुद्राएं भी मिली हैं। सबसे बढ़कर इस काल में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ हुआ। जहां प्रथम नगरीकरण का आधार सिंधु घाटी ने तैयार किया, वहीं द्वितीय नगरीकरण का आधार मध्य गंगा घाटी ने। बौद्ध ग्रंथों में उत्तर भारत में 60 नगरों का जिक्र मिलता है। इनमें 6 महानगर थे। मौर्य काल 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। इस काल में अर्थव्यवस्था को और भी अधिक प्रोत्साहन मिला क्योंकि कृषि, शिल्प एवं व्यापार सभी क्षेत्रों में राज्य की भागीदारी हुई। कृषि के क्षेत्र में राज्य की भागीदारी थी। राज्य की भूमि सीता भूमि कहलाती थी, जिसमें खेती का कार्य सीताध्यक्ष नामक अधिकारी के अंतर्गत होता था। इसमें दासों, युद्धबंदियों तथा शूद्रों को लगाया जाता था। फसलों के रूप में हमें गेहूं, जौ, चावल, विभिन्न प्रकार की दालें तथा कपास एवं गन्ना की सूचना मिलती है। राज्य की ओर से सिंचाई के विकास के लिए कदम उठाए जाते थे। चंद्रगुप्त के एक अधिकारी पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। उसी प्रकार कुछ शिल्प एवं कारीगरी पर राज्य का एकाधिकार होता था। उदाहरण के लिए लौह उपकरण, जहाजों का निर्माण, खनन उद्योग आदि। इस काल में वस्त्र निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्योग था। व्यापार इस काल में वाणिज्य व्यापार में भी राज्य की भागीदारी थी। राजकीय वस्तु राजपण्य कहलाती थी। व्यापारिक गतिविधियां पण्याध्यक्ष नामक अधिकारी के निरीक्षण में रखी गई थी। राज्य के द्वारा वस्तुओं पर सीमा शुल्क एवं व्यापारिक कर लगाए जाते थे। मौर्य काल में व्यापारिक मार्ग के रूप में उत्तरापथ का प्रचलन था। उत्तरापथ पूरब में ताम्रलिप्ति बंदरगाह को पश्चिम में भड़ौच से तथा उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से जोड़ता था। इसके अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दक्षिणापथ की भी चर्चा हुई है। मुद्रा अर्थव्यवस्था तथा नगरीकरण। इस काल में आहत मुद्राओं की प्रचुरता विकसित मुद्रा अर्थव्यवस्था को दर्शाती है, किंतु ये आहत मुद्राएं राज्य के द्वारा नहीं वरन निगमों के द्वारा जारी की जाती थीं।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पर्ण नामक सिक्कों का जिक्र मिलता है, जो चांदी का सिक्का होता था। फिर इस काल में विकसित वाणिज्य व्यापार तथा बेहतर प्रशासनिक गतिविधियों ने नगरीकरण की प्रक्रिया को बल प्रदान किया। अशोक के अभिलेखों में पाटलिपुत्र के अतिरिक्त 7 नगरों का जिक्र हुआ है। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल आर्थिक क्षेत्र में चतुर्दिक विकास का काल था। ये वही काल है जहां एक तरफ कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ, वहीं दूसरी तरफ शिल्प, वाणिज्य, व्यापार एवं नगरीकरण की प्रक्रिया को गति मिली। इस काल में द्वितीय नगरीकरण का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। कृषि भूमि अनुदान के माध्यम से दूरवर्ती क्षेत्रों में कृषि का प्रसार हुआ। फिर इस काल में कृषि के प्रसार में निजी व्यक्ति की भूमिका पर भी विशेष बल दिया गया। उदाहरण के लिए, मनु कहता है कि भूमि उसकी होती है जो उसके घास भूसे को साफ कर आबाद करता है। स्वयं राज्य की ओर से भी सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए कदम उठाया जाता था। उदाहरण के लिए, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। शिल्प अथवा उद्योग। इस काल में शिल्प एवं उद्योगों में व्यापक विस्तार देखा गया। इस काल के एक ग्रंथ मिलिंदपन्हो में 75 प्रकार के व्यवसाय की सूचना मिलती है, जिनमें 60 स्पष्ट रूप में शिल्पों से जुड़े हुए हैं। फिर इस काल में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के उत्पादों का जिक्र मिलता है। उदाहरण के लिए, उज्जैन मन का बनाने के कार्य हेतु प्रसिद्ध था। मथुरा एक विशेष प्रकार के वस्त्र शाटक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। उसी प्रकार दक्षिण में अरिकामेडु और उरेयूर वस्त्रों की रंगाई के काम के लिए जाना जाता था। व्यापार। इस काल में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार में व्यापक विस्तार देखा गया। बाह्य व्यापार में रेशम मार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसका संचालन चीन का हान साम्राज्य, भारत का कुषाण साम्राज्य तथा यूरोप का रोमन साम्राज्य करता था। इस व्यापार से भारत को बहुत लाभ था। भारत से रोम की ओर निर्यात की प्रमुख मदें थीं मसाले, विशेषकर काली मिर्च, यवनप्रिय, रेशम, लोहे के उपकरण, कीमती पत्थर, औषधि की वस्तुएं। वहीं रोम से आयात होने वाली सामग्रियां थीं कीमती धातु, सोने व चांदी, शराब एवं शीशे से निर्मित जाम, सीसा, अरेटाइन, मृदमांड। व्यापार संतुलन निश्चय ही भारत के पक्ष में था, क्योंकि रोमन लेखक प्लिनी ने रोम से भारत की ओर धन की निकासी की बात कही है। इस काल में कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए, उत्तर में 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह बारब्रिकम सिंधु नदी के मुहाने पर तथा बेरीगाजा भड़ौच गुजरात तट पर स्थित थे। पूरब में ताम्रलिप्ति भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके अतिरिक्त कुछ बंदरगाह यथा टिंडिस, मुजिरिस, नेल्सिंडा आदि मालाबार तट पर तथा अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम एवं कोरकई आदि कोरोमंडल तट पर स्थित थे। मुद्रा व्यवस्था। प्राचीन काल में सबसे अधिक मुद्राएं मौर्योत्तर काल में ही जारी की गईं। इस काल में सोने, चांदी, तांबे, टिन एवं सीसे के सिक्के भी चलाए गए। रोम के दीनार पैटर्न पर सबसे विशुद्ध सिक्के कुषाणों ने चलाए। सातवाहनों ने सीसे के सिक्के भी चलाए। नगरीकरण। इस काल में नगरीकरण अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया। इस काल में कुषाण शासकों के अंतर्गत मथुरा, बनारस आदि नगरों का विकास हुआ, वहीं शकों के अंतर्गत उज्जैन एक प्रमुख नगर के रूप में विकसित हुआ। ये काल प्रायद्वीपीय भारत में प्रथम नगरीकरण का काल था। सातवाहनों के अधीन तग, पैठान, अमरावती, नागार्जुनकोंड ये सभी नए नगर के रूप में विकसित हुए। सुदूर दक्षिण में भी नगरों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए, मुजिरिस, अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम ये सभी बंदरगाह नगर के रूप में विकसित हो गए थे। गुप्त काल। गुप्त काल को आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि का काल माना गया है। कृषि उद्योग। भूमि अनुदान के कारण कृषि उद्योग का प्रसार हो रहा था। फसलों की संख्या में भी वृद्धि हो रही थी। इस काल में बागवानी फसलों की खेती को प्रोत्साहन मिला। वरामिहिर की बृहत संहिता में फलों के पौधों के लिए कलम बांधने की प्रथा का जिक्र है। फिर इस काल में सिंचाई के लिए राज्य की ओर से किए गए प्रयासों के उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे स्कंदगुप्त के काल में सुदर्शन झील की मरम्मत। फिर सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था, इसे अर्घट कहा जाता था। पहली बार इसकी चर्चा सातवाहन कालीन रचना गाथास्पशति में मिलती है। आगे बाणभट्ट ने इसके लिए घटी यंत्र शब्द का प्रयोग किया है।
शिल्प एवं उद्योग। गुप्त काल में शिल्प एवं उद्योग उन्नत अवस्था में था। इस काल में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन मिला। वस्त्र उत्पादन के 4 प्रमुख केंद्र थे: मथुरा, बनारस, दासपुरा एवं कामरूप। अजंता के चित्र तथा कालिदास की रचनाओं से उत्तम प्रकार के वस्त्रों की झलक मिलती है। इसके अतिरिक्त धातुकर्म की दृष्टि से भी गुप्त काल विशिष्ट है। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ बेहतर प्रकार के शिल्प निर्माण का ज्ञान कराता है। इसके अतिरिक्त बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त कांसे की निर्मित बुद्ध की 1 टन की मूर्ति भी बेहतर धातु शिल्प की ओर संकेत करती है। वात्स्यायन के कामसूत्र में भी धातुकला को 64 कलाओं में शामिल किया गया है। व्यापार। इस काल में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार को धक्का लगा, परंतु पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे। इसलिए इस काल में कुल मिलाकर आर्थिक समृद्धि बनी रही। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। इस काल के लेखक वात्स्यायन के कामसूत्र में समृद्ध नगरीय जीवन का जिक्र मिलता है। विदेशी यात्री फाहियान ने भी मध्य देश और पाटलिपुत्र की समृद्धि की चर्चा की है। परंतु गुप्त काल के अंत में पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापारिक संबंध टूट गया और इसके साथ व्यापार को धक्का लगा। गुप्तोत्तर काल। कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार की दृष्टि से यह अभूतपूर्व विकास का काल था। भूमि अनुदान के माध्यम से कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार होता रहा। फिर इस काल में सिंचाई के विकास को प्रोत्साहन मिला। इसके लिए कुओं, जलाशय और तालाब का प्रयोग होता था। फिर इस काल में बागवानी फसलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिला। परंतु दूसरी तरफ ये काल नगरीकरण, मुद्रा अर्थव्यवस्था तथा व्यापार के पतन का काल सिद्ध हुआ। पूर्व मध्यकाल। इस काल में भी कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार होता रहा। नए भूभाग का आबाद होना, नई फसलों का प्रचलन, सिंचाई का विकास सभी पूर्वकालीन अवस्था में बना रहा। परंतु हम व्यापार, मुद्रा अर्थव्यवस्था और नगरीकरण की स्थिति को 2 भिन्न अवस्थाओं में बांटकर देख सकते हैं। प्रथम अवस्था 750 से 1000 ईस्वी तक। इस काल में व्यापार, मुद्रा अर्थव्यवस्था और नगरीकरण पतनशील अवस्था में ही बने रहे। दूसरी अवस्था 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। इस काल में बाह्य व्यापार एवं आंतरिक व्यापार दोनों पुनर्जीवित हुए। पश्चिम एशिया में एक वृहद अरब साम्राज्य के निर्माण ने भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ा दी। व्यापार के पुनर्जीवित होते ही मुद्रा अर्थव्यवस्था और नगरीकरण भी पुनर्जीवित हुआ। इसे तृतीय नगरीकरण का भी नाम दिया।